नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। एनसीपी में बैठकों का दौर चल रहा है, सियासी हलचल तेज है और खबरें जो आ रही हैं वो बता रही है कि सुनेत्रा पवार के नाम पर जो चर्चा शुरू हुई थी और इस बीच शरद पवार की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी लगभग ये तय माना जा रहा है कि सुनेत्रा पवार एनसीपी की तरफ से डिप्टी सीएम हो सकती हैं। विधायक दल की बैठक भी चल रही है और महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है और एनसीपी में इतनी सियासी हलचल क्यों? देखिए, एनसीपी एक संकेत देना चाहती है, मैसेज देना चाहती है और वो भी अजीत पवार का गुट, क्योंकि अभी जो पिछले 10-15 दिनों से कवायद तेज हो गई थी कि पवार परिवार एक होगा, दोनों के बीच सहमति बन चुकी है। अब केवल ऑफिशियल अनाउंसमेंट की देरी है कि कब दोनों पार्टी का मर्जर हो जाए और ये डेट भी मीडिया में सामने आ रहे हैं। दो डेट बताए जा रहे हैं। पहले बताया जा रहा था कि 8 फरवरी को इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, फिर ये मैसेज दिया गया कि नहीं 8 फरवरी नहीं 12 फरवरी तक की चर्चा थी कि दोनों पार्टी एक हो जाएगी और एक होगी तो समस्या इंडी अलायंस को होगी। और इसी बात को लेकर अभी चर्चा चल ही रही थी कि अजीत पवार की दुर्घटना में मौत हो जाती है। अब जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां यानी कि इंडी अलायंस के पार्टनर और उसमें सबसे बड़े सहयोगी कांग्रेस की तरफ से ये बार बार कहा जाने लगा कि अजीत पवार की मौत दुर्घटना नहीं, एक साजिश हो सकती है, क्योंकि दोनों पार्टियों का मर्जर होने वाला था और ये जब दोनों पार्टी एक हो जाती तो उसके बाद वो एनडीए से बाहर हो जाती और एनडीए से बाहर होने का मतलब है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसानदायक होता। ये जो चर्चाएं तेज हुई, इसी के कारण एनसीपी के अंदर अभी एक्टिविटी तेजी से बदली। 2 बार मुलाकात हुई देवेंद्र फडणवीस से, मुख्यमंत्री हैं, और उनसे मुलाकात करके जो एनसीपी के बारे में चर्चाएं चल रही थी उससे अवगत करवाया गया। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, ये दोनों मिले और उसके बाद कहा कि देखिए सुनेत्र पवार अभी हमारे लीडर हैं, क्योंकि अजीत दादा नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति में उनका मैसेज है कि हम एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे, सरकार में शामिल रहेंगे, आगे जो होगा यानी दोनों पार्टियों का मर्जर होगा वो अपनी जगह है, उसके बाद की सियासत बाद में चर्चा कर लेंगे। और ये मैसेज देना है विपक्ष में बैठी हुई उन पार्टियों को कि विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद, डिप्टी सीएम बनने के बाद वो सारे जो सवाल उठ रहे थे उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा कि एनडीए से बाहर जा रही है एनसीपी। और इसीलिए जल्दी से विधायक दल की बैठक बुलाई गई, क्योंकि ये सीएम का पद नहीं है। अगर कोई सरकार बनानी है, चीफ मिनिस्टर का चेहरा देखना है, तो इसमें कहा जाता है कि जल्दीबाजी में फैसला लेना पड़ेगा, 10 दिन 20 दिन टाल नहीं सकते। लेकिन डिप्टी सीएम, उसमें भी सरकार में बैठी हुई एक पार्टी जिसके अभी भी 8 मिनिस्टर हैं, और वो पार्टी अगर डिप्टी सीएम के लिए, अपने संगठन की बात अलग है, विधायक दल के नेता चुना जाना या फिर अध्यक्ष चुना जाना, प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत करना, लेकिन ये अचानक से कि नहीं जल्दीबाजी में डिप्टी सीएम का पद चाहिए, ये संकेत है कि विपक्ष के उन सवालों का जवाब देना है कि नहीं अब तो एनडीए से बाहर हो जाएगी, क्योंकि शरद पवार और अजीत पवार के बीच जो बातचीत हुई थी, मान लेते हैं उन बातचीत में अजीत पवार शरद पवार को कन्विंस करने के लिए कोशिश कर रहे होंगे और वो कोशिश में कामयाब भी हुए होंगे। लेकिन अभी जो शरद पवार की स्थिति है कि वो अगर पार्टी का मर्जर होगा तो उसके नेता शरद पवार ही होंगे, वो गार्जियन की भूमिका में रहेंगे, उन्हीं का पार्टी पर होल्ड होगा। लेकिन दूसरी तरफ अजीत पवार के परिवार के लोग, क्योंकि इन पूरे परिवार में कई लोग राजनीति में है, रोहित पवार भी राजनीति में है, सुप्रिया सुले भी राजनीति में है, और पार्थ पवार जो अजीत पवार के बेटे हैं उन्होंने भी पिछली बार चुनाव लड़ा था, और सुनेत्र पवार भी अभी राजनीति में है। 2024 से वो चुनावी राजनीति में एक्टिव हुई। ऐसा नहीं है कि वो राजनीति जानती ही नहीं है, वो बचपन से राजनीति देख रही है, वो भी एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती है और इसीलिए उनके पिता पाटिल साहब भी राजनेता ही थे, उनके भाई डिस्ट्रिक्ट के बड़े नेता थे, और इसलिए वो फैमिली है जहां पर
इन्होंने बचपन से देखा है कि राजनीति कैसे चलती है और सियासी परिवार होने के कारण ही दोनों की शादी हुई थी, अजीत पवार और सुनेत्र पवार की, और वो बचपन से देखती जा रही हैं। यहां भी आकर उन्होंने स्टेट पॉलिटिक्स देखा, तो इसलिए संगठन में क्या चलना है, सरकार में क्या चलना है, पार्टी का भविष्य क्या होगा, और अजीत पवार ने शरद पवार की पार्टी से अलग रुख क्यों अपनाया था, ये सारी जानकारी सुनेत्र पवार को भी है। और अजीत पवार को पता नहीं क्या इंट्यूशन कि अचानक से 2024 के बाद लगा कि नहीं, सुनेत्र पवार को भी अब एक्टिव करना चाहिए। चुनाव लड़ी लोकसभा का, और उसमें भी सुप्रिया सुले के खिलाफ बारामती से, और उसके बाद हारने के बावजूद उन्होंने अपने आप को रोका नहीं, बल्कि महायुति की तरफ से कैंडिडेट उनको बनाया गया राज्यसभा में, राज्यसभा की सांसद बनी। उनका राज्यसभा में अटेंडेंस बेहतर माना जाता है जब संसद का सत्र चलना। और जब अजीत पवार की दुर्घटना हुई थी, ये पूरा परिवार यही दिल्ली में थे, ये दिल्ली से इनको जाना पड़ा क्योंकि संसद का सत्र चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में सुनेत्र पवार वो समझती है कि हमको किसको क्या मैसेज देना है, इसलिए उन्होंने सहमति जता दी। प्रफुल्ल पटेल ने जब प्रस्ताव रखा कि देखिए 2-3 दिन का ये समस्या है और उसके बाद ऐसे शोक वाले वातावरण तो चलते रहेंगे, लेकिन सियासत भी करनी है, तो सियासी माहौल में जो विपक्ष की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, और अगर जो मर्जर प्लान आगे चल रहा था इसके ऊपर जानकारी मिली और शरद पवार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई, तो आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन राजीव सर, अगर दोनों पार्टियों का मर्जर होता है तो इससे महाराष्ट्र की सियासत में खास तौर से बीजेपी की ताकत कैसे बढ़ेगी? देखिए, ये तो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, ये तो महाराष्ट्र में कांग्रेस बोल रही है, और इस पर जो चर्चा चल रही है उसमें इंडी अलायंस के 1-2 नेताओं से नहीं, ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव से, राहुल गांधी की पार्टी के कई लोगों से बातचीत की गई, और मीडिया में सारी रिपोर्ट ये आई है। सब लोग यही कहते हैं वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत पर नजर रखने वाले जितने महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन से पूछी गई, कांग्रेस वाले भी ये कह रहे हैं कि देखिए इससे ताकत तो इनकी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि शरद पवार और अजीत पवार अलग हुए। अलग होने के बावजूद, दोनों की ताकत बंटने के बावजूद, दोनों पार्टियां अच्छी खासी एक आधार बना के रखी। लेकिन एकजुट होते हैं तो शरद पवार अभी राजनीतिक तौर पर ही नहीं, ऐसे भी उनकी पहचान महाराष्ट्र में बड़ी है और देश की राजनीति में भी उनकी पहचान बड़ी है। इंडी अलायंस के बनाए रखने, कोऑर्डिनेशन करने, सारे नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। तो ये जो पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, वो अगर पीएम मोदी के साथ चले जाते हैं और दिल्ली की राजनीति में सुप्रिया सुले आती हैं, सुप्रिया सुले के एंट्री का मतलब है कि विपक्ष में अभी अगर देखा जाए तो लोकसभा के अंदर सुप्रिया सुले की आवाज तीव्र होती है, तीखी होती है, और उनकी पहचान एक गंभीर नेता के तौर पर है। दिल्ली की राजनीति में वो शरद पवार के विरासत संभाले हुई थी, तो इसलिए सारी पार्टियां जो विपक्ष में बैठी है उसके साथ कोऑर्डिनेशन भी शरद पवार ने उन्हें सिखा दिया है। तो अगर ये दोनों पार्टी एक होती है, एनडीए का हिस्सा बनती है, तो पहले तो लोकसभा में देखा जाएगा, क्योंकि लोकसभा में अभी 8 सांसद हैं एनसीपी शरद चंद्र पवार के, 1 सांसद एनसीपी अजीत पवार वाले, तो 9 सांसद हो जाएंगे, यानी कि एनडीए के 8 सांसद लोकसभा में बढ़ जाएंगे, 5 सांसद ये राज्यसभा में बढ़ जाएंगे। तो राज्यसभा लोकसभा में दोनों में इक्वेशन बदल जाएगा दिल्ली की राजनीति में। और महाराष्ट्र की राजनीति में 41 + 10 यानी कि 51 विधायकों के साथ एनसीपी तीसरी बड़ी पार्टी बन जाएगी, और इसलिए एनसीपी का दबदबा भी रहेगा। और शरद पवार जो कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, उनकी बड़ी भूमिका थी अघाड़ी बनाने में महाराष्ट्र की राजनीति में, वही दबाव बनाकर उद्धव ठाकरे को लाते हैं अघाड़ी में, सोनिया गांधी को किसी तरीके से समझाते हैं, राहुल गांधी को समझाते हैं कि कोई बात नहीं, शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी हिंदुत्व की बात करती रही है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी को हटाना है सरकार से, तो इनको साथ लाना चाहिए। आप बाद में देख लेंगे कि हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आगे बढ़ते हैं या नहीं। तो उद्धव ठाकरे के साथ उनके अच्छे संबंध, और इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति में चल क्या रहा है, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, ये दोनों के बीच एकनाथ शिंदे को लेकर भारतीय जनता पार्टी में भी लगातार चल रहा है कि देखिए एकनाथ शिंदे जब भी चुनाव खत्म होता है तो वो ब्लैकमेल करने लगते हैं, यानी कि विधानसभा में जब भारतीय जनता पार्टी को अकेले 137 सीटें, 5-5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की 1-1, 2-2 सीटें वाली पार्टियां, फिर भी ये ब्लैकमेल करने लगे, नहीं नहीं हमें मुख्यमंत्री पद चाहिए। कई कैबिनेट की मीटिंग से बाहर चले गए हैं, वो स्किप कर जाते हैं,
बीएमसी का चुनाव हुआ, उनके सपोर्ट की थोड़ी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे के पास इतने पार्षद हैं, 29 पार्षद थे, ना आप मेयर बना सकते ना डिप्टी मेयर बना सकते, क्योंकि आप ऐसी पार्टी हो जिसका सपोर्ट कोई और करेगा नहीं। कांग्रेस नहीं करेगी, न ही उद्धव ठाकरे की पार्टी करेगी, न राज ठाकरे करेंगे। तो किसके सहयोग से आप कोई भी पद ले सकते हो? मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, कोई भी नहीं ले सकते। लेकिन फिर भी ब्लैकमेल करना है कि मेरा सपोर्ट नहीं रहेगा तो आप मेयर नहीं बना सकते। तो इसको लेकर भी चर्चा चल रही थी कि क्या शरद पवार अगर आते हैं, एनडीए का हिस्सा बनते हैं, तो फिर से महाराष्ट्र की राजनीति कुछ बदलेगी? क्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच का ये कोऑर्डिनेशन कुछ नया मोड़ लेगा? क्या एकनाथ शिंदे फिर दरकिनार कर दिए जाएंगे, उद्धव ठाकरे की वापसी होगी? ये कई सवाल ऐसे उठ रहे हैं और इसीलिए पहला संकेत तो सुनेत्र पवार ने दिया कि नहीं, अभी डिप्टी सीएम बनना है, यानी सरकार का हिस्सा हमें बने रहना है। अजीत पवार के जाने से, उनके जाने से ऐसा नहीं हुआ है कि एनसीपी के अंदर एनडीए को लेकर कोई कंफ्यूजन पैदा हो गया, हम बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बहुत बड़ा उलटफेर होना है। महाराष्ट्र के कैबिनेट में भी अभी केवल एक पद खाली है, अभी 2 एनसीपी का सीट भी, बर्थ भी खाली है, जो कि मिनिस्टर इसके नहीं रहे। कोकाटे साहब को पिछले दिनों हटाया गया था और अजीत पवार की मौत हो गई। लेकिन अभी जो कॉम्बिनेशन है, यानी 20 मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो 12 शिंदे गुट के हैं और 10 एनसीपी के रखे गए थे। लेकिन अभी जो स्थिति बदलेगी, मर्जर हो जाएगा, तो फिर डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि शरद पवार के 10 विधायकों में से 1-2 तो मंत्री बनेंगे। रोहित पवार के मंत्री बनने के चांसेस हैं और कुछ लोगों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा और एकनाथ शिंदे के ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि अब 12 नहीं, अब आपकी संख्या 8 होगी और इनकी संख्या 14 होगी। इसीलिए कुछ नया मोड़ राजनीति में आने वाला है। बार्गेनिंग पावर एकनाथ शिंदे की कम होगी, ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी डर होगा कि अब शरद पवार इसके साथ हैं और शरद पवार हैं तो कभी भी उद्धव ठाकरे को अपने साथ खींच सकते हैं और एकनाथ शिंदे बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। तो अभी कई ऐसी स्थितियां महाराष्ट्र में पैदा हो सकती है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराष्ट्र की राजनीति में अभी तो बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन लगभग ये तय हो गया है कि सुनेत्रा पवार ही अब अगली डिप्टी सीएम होंगी। शाम को उनका शपथ ग्रहण है, लेकिन उससे पहले भी कई और जो बड़ी खबरें हैं वो महाराष्ट्र की राजनीति से आ सकती हैं। देखना यह होगा कि अब महाराष्ट्र की सियासत में जो नए समीकरण होंगे वो क्या होंगे और कैसे एनडीए का पलड़ा भारी होगा। बड़ी खबर में इतना ही। कैमरामैन अशोक भारद्वाज के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।